हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल्स के बारे में बात की थी, हमने सेल्स के टाइप्स के बारे में बात की थी और इस बार हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस को ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ सेल भी कहते हैं। और ऐसा उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की स्टडी वैसे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंशिएशन ही हम न्यूक्लियस के बेसिस पे करते हैं। तो आपको याद ही होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो एक ट्रू न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें होनी चाहिए डबल लेयर की लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट हो और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के मैट्रिक्स में क्रोमैटिन के थ्रेड्स मौजूद होते हैं। आपको पता है कि ये क्रोमैटिन के थ्रेड्स डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन यहाँ पर मेनली हिस्टोन प्रोटीन है। इसके अलावा ट्रू न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। तो ये 4 कंपोनेंट्स होना अनिवार्य है, जबकि आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियोइड पाया जाता है उसमें ये 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है। वहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होता है। तो अगर हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले से यूकैरियोटिक सेल में रिपोर्ट किया था। आपको पता है बच्चों कि न्यूक्लियस की वजह से ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास की जाती हैं और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में होती हैं। अगर हम न्यूक्लियस के नंबर की बात करें तो नॉर्मली एक यूकैरियोटिक सेल में एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन बहुत जगह आपको सिनोसिटिक कंडीशन भी देखने को मिलेंगी, जैसा कि हम फंजाई में पढ़ते हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूक्लियस साथ में होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। तो यूनी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट और सिनोसिटिक कंडीशंस तक हो सकती हैं, यानी न्यूक्लियस एक या एक से ज़्यादा भी सेल में प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम शेप की बात करें तो न्यूक्लियस नॉर्मली स्फेरिकल शेप का होता है, वो ओवल शेप तक हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने WBCs में देखा होगा, यहाँ पर इनके शेप्स वेरियसली लोब्ड होते हैं, तो एक तरह से इर्रेगुलर सा हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। केमिकल सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटीन 70% प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड्स 3 to 5%, डीएनए 10% एंड आरएनए 2 to 3% प्रेजेंट होता है। और जैसा कि हमने अभी इसके 4 पार्ट्स की बात की थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हम न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन थ्रेड्स। तो चारों ही पार्ट के अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में माइन्यूट स्पोर होते हैं जो बाकी के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की कंटिन्यूटी भी मेंटेन करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन आगे चल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी फ्यूज्ड होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे रिबोसोम्स पाए जाते हैं और आपको पता है यही रिबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करें, जिसे हम न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं, तो ये प्रोटोप्लाज्म का ही एक्सटेंशन है। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म के कंपार्टमेंटेशन के बाद हम उन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं जब वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज में होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, यानी जेल टाइप का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर भी बहुत सारे रिबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं और ये न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर मौजूद रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन के बहुत सारे थ्रेड्स बिखरे रहते हैं। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तभी ये थ्रेड्स आपस में कॉइल होना शुरू होते हैं और आपको पता है कि ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं। न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें तो नॉर्मली एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन कभी कभी इनकी संख्या ज़्यादा भी होती है, जैसा कि अनियन के न्यूक्लियस में रिपोर्ट किया गया है। यहाँ पर 4 न्यूक्लियोलाई भी हो सकती हैं। न्यूक्लियोलाई को स्टोर हाउस ऑफ आरएनए भी कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियोलस रिबोसोमल आरएनए एंड रिबोसोम के सिंथेसिस में हेल्पफुल है। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रमाण अभी मौजूद नहीं हैं।
न्यूक्लियोलस के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें आरएनए, फॉस्फोलिपिड्स और एल्कलाइन फॉस्फेट्स भी प्रेजेंट हैं। क्रोमैटिन फाइबर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जब ये कंडेंस होते हैं तब हम इन्हें क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ पर 4 तरह की हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड है, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन 1, हिस्टोन प्रोटीन 2 का A एंड B फॉर्म, हिस्टोन प्रोटीन 3 एंड हिस्टोन प्रोटीन 4, जिनको हम लोग H1, H2, H3 और H4 से डिनोट करते हैं। क्रोमोसोम्स को जब हम स्टेन करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ एरिया लाइटली स्टेन है जबकि कुछ एरिया डार्कर स्टेन है। तो डार्कर स्टेन देख के हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कंडेंसेशन बहुत थिक है, यानी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इम्पॉसिबल है। और जो लाइटली कलर्ड एरिया है उसको हम लोग यूक्रोमेटिन कहते हैं एंड दिस इज बेस्ट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। डार्कर एरिया को हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमोसोम नॉर्मली डिप्लॉयड फेज में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग 2n से डिनोट करते हैं। अगर हम n लिख रहे हैं मतलब हैप्लॉइड, 2n का मतलब यहाँ है पेयरिंग में प्रेजेंट होना। जैसा आपको पता है स्मॉलेस्ट डिप्लॉयड कंडीशन हैप्लोपेपस ग्रेसिलस में मौजूद है, जहाँ पर 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं जो कि 2 पेयर्स में मौजूद हैं। और अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ पेयर्स की बात करें तो वो ऑफियोग्लॉसम में रिपोर्टेड है, जहाँ पर 600 पेयर्स में 1200 क्रोमोसोम मौजूद हैं। क्रोमोसोम में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मौजूद होता है, ये उभार जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। इसी के बेसिस पे हम इसके शेप को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें सेंट्रोमियर एब्सेंट ही है तो इसको हम लोग एसेंट्रिक कहते हैं, जबकि अगर इसमें बीच में प्रेजेंट है यानी मेटासेंट्रिक कंडीशन है, हमें क्रोमोसोम वी शेप का दिखाई देता है। जबकि अगर सब मेटासेंट्रिक है यानी सेंटर से थोड़ा हटके, तो वहाँ पर हमें एल शेप का क्रोमोसोम दिखाई देता है, जिसे हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। और आई शेप के क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो उसको हम लोग एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमियर बहुत ज़्यादा टर्मिनल पोजीशन पर आ जाता है। और जब बिल्कुल ही टर्मिनल पोजीशन पे आ जाता है तो उसको हम लोग टीलोसेंट्रिक कहते हैं। आप इसको टेल से भी याद कर सकते हैं, यानी जब टेल पे पहुंच गया है सेंट्रोमियर तो उसको हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट है तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम सैट क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ पर सैट का मतलब सैटेलाइट है। ऐसे क्रोमोसोम बहुत यूज़फुल होते हैं क्योंकि साइटोलॉजिकल स्टडीज़ में इनको मार्कर की तरह यूज़ किया जाता है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए कॉर्नबर्ग ने न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि प्रोटीन ऑक्टेमर के ऊपर डीएनए कॉइल स्टेज में प्रेजेंट है। यहाँ पर हिस्टोन 1 प्रोटीन की अगर हम बात करें तो उसका काम सिर्फ स्पेसिंग मेंटेन करना है 2 प्रोटीन के ऑक्टेमर के बीच में। यहाँ एक खास बात और है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे ही सेल डिवीज़न होने वाली होती है तो ये सेल डिवीज़न शुरू होते ही डिसअपियर हो जाते हैं, और जब सेल डिवीज़न पूरा हो जाता है तो दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। मीट यू सून। टेक केयर। बाय बाय।